टॉपिक है वर्मी कंपोस्टिंग। सभी लोगों को आपको पता होगा कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। ओके, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, उसके बाद प्रोसेस देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं इसको बनाने में। ओके, फिर न्यूट्रिएंट कंटेंट देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है हमें रिक्वायर होती हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। फिर प्रोसीजर देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए। और फिर इसके एडवांटेजेस देखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो होंगे, थोड़े कम होंगे, लेकिन इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा हैं। ओके, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग? वर्मी कंपोस्टिंग होती क्या है? It is the process in which the earthworms convert the organic waste into manure rich in high nutritional content. ये क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, जैसे काउ डंक है, कोई लीव्स हो गए, किसी ट्रीज के लीव्स हो गए। ओके, कोई वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा है। ओके, कोई जो चाय पत्ती बच जाती है बाद में यूज करने के बाद, वो है। ओके, तो ये सारे जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट होती है ना, उनको कन्वर्ट किस में कर देते हैं? कंपोस्ट में। कौन? अर्थवॉर्म्स। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट। ये एक साइंटिफिक मेथड होता है कंपोस्ट बनाने का बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स। जो मिट्टी के कीड़े भी बोलते हैं इनको, इनका यूज करके जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। दे आर कॉमनली फाउंड लिविंग इन सॉइल। ये मिट्टी में होते हैं, फीडिंग ऑन बायोमास एंड एक्सक्रीटिंग इट इन ए डाइजेस्टेड फॉर्म। ये जो काउ डंक है, जो पत्ते हैं, रेजिड्यूल प्रोडक्ट जो है, ये इनको ईट करते हैं, और ईट करने के बाद, खाने के बाद जो निकालते हैं उसको मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट, ये अर्थवॉर्म्स का वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है, बट इट इज वेरी रिच इन न्यूट्रिशनल। इनकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, वर्मी कल्चर मींस वॉर्म फार्मिंग। वर्मी कल्चर को वॉर्म फार्मिंग भी बोलते हैं। अर्थवॉर्म्स फीड ऑन द ऑर्गेनिक वेस्ट। ये ऑर्गेनिक वेस्ट पे फीड करते हैं। एंड गिव एक्सक्रीटा इन फॉर्म ऑफ वर्मी कास्ट। जो इसका एक्सक्रीटा होता है उसको वर्मी कास्ट बोलते हैं। दीज आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स एंड इनहांस सोइल क्वालिटी। इनको फर्टिलाइजर्स के रूप में इनको यूज किया जाता है, और ये क्या करते हैं? सॉइल की क्वालिटी को जो है इंक्रीज करते हैं। तो सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें सॉइल की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको मेंटेन रखना पड़ता है। जब हम उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करने वाले हैं, तो जब सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी तभी जो हमारी प्रोडक्शन है तभी अच्छी होगी। ओके, तो वर्मी कंपोस्ट जो है इसका यूज एक बहुत अच्छा स्टेप है सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। ओके, ये सॉइल हेल्थ मेंटेन रखता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, ताकि जो सॉइल में हमें बाहर वाले जो केमिकल्स हैं वो कम यूज करने पर भी हमें प्रोडक्शन जो है अच्छी मिल सके। इसलिए हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं। अगर हम वर्मी कंपोस्ट बाहर से परचेज करते हैं तो ये कॉस्टली पड़ती है थोड़ी।
ओके। लेकिन अगर हमें तरीका पता है, वी हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग, तो हम इसको घर पर ही तैयार कर सकते हैं। ये तो अभी एज ए बिजनेस भी कई लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको कैसे बनाते हैं। अगर आपने घर पर बनाना है तो इस लेक्चर के बाद आप लोग कुछ लोग समझ जाएंगे कि इसको कैसे कैसे बनाते हैं। ओके, एक एक स्टेप मैं आपको इसमें बताऊंगा। प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग की क्या क्या प्रोसेस क्या होती है। दिस प्रोसेस इज मेनली रिक्वायर्ड एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ये जो वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस है, ये क्या होती है कि न्यूट्रिएंट्स ऐड करने होते हैं सॉइल में विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किए बिना कैसे हम ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स? थ्रू वर्मी कंपोस्ट। ओके, नेक्स्ट इज compost is a natural fertilizer that allows an easy flow of water to the growing plants। ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है जो कि सॉइल में जो पोर्स होते हैं ना, माइक्रोपोर्स, मैक्रोपोर्स, उनकी जो स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। ओके, तो उसमें वाटर भी ट्रेवल अच्छे से करेगा। अगर सॉइल के पोर्स, मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स दोनों उनके स्ट्रक्चर मेंटेन है, उसमें एयर भी अच्छे से फ्लो करेगी। ओके, तो ये इसलिए जब वाटर इसमें से फ्लो करता है अच्छे से, तो ये क्या प्लांट्स तक भी वाटर इनफ क्वांटिटी में पहुंच जाता है। तो इसलिए next is the earthworms are mainly used in this process as they eat organic matter and produce casting through their digestive system। तो अर्थवॉर्म्स जो सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अर्थवॉर्म्स का यूज किया जाता है। अर्थवॉर्म्स, जितने ज्यादा अर्थवॉर्म्स हमारी सोइल में होंगे, उतनी उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी। ओके, जितनी ज्यादा सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उतनी उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, फर्टिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो लंबे समय तक जो वाटर है वो प्लांट्स को अवेलेबल प्रोवाइड करती रहती है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल। न्यूट्रिएंट्स की कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? फर्स्ट जो है 1.6% ऑफ नाइट्रोजन। 1.6% नाइट्रोजन होती है। अगर 100 kg अगर हम सॉइल वर्मी कंपोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो कितने परसेंट नाइट्रोजन होगी? 1.6 kg। ओके, नेक्स्ट जो है 0.7% ऑफ फास्फोरस। तो 100 kg के अराउंड 700 ग्राम इसमें फास्फोरस होती है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो इनकी परसेंटेज है वो कम है, लेकिन 100 kg वर्मी कंपोस्ट, ओके, क्योंकि वो हैवी वेट होते हैं ना ये मैन्योर, तो 100 kg इतना लगता नहीं कि ये 100 kg है। ओके, नेक्स्ट इज 0.8% ऑफ पोटेशियम। 800 ग्राम पोटेशियम होता है 100 किलोग्राम में। 0.5% ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम भी इसमें होता है वर्मी कंपोस्ट में। 0.2% ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी इसमें होता है। इसमें आयरन भी होता है 175 ppm, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं ppm को। तो ये 175 ppm आयरन भी इसमें होता है। इसमें मैग्नीज भी पाया जाता है। ओके, जिंक भी इसमें होता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एनपीके को छोड़कर बाकी के न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ओके, क्योंकि इनका लॉस कम होता है, इनकी रिक्वायरमेंट जो है क्रॉप में वो क्वांटिटी वाइज कम है। इसलिए एनपीके
के कई और भी सोर्सेज है जिनको ऐड करके हम केमिकल फर्टिलाइजर जो है उनको सस्पेंड कर सकते हैं टोटली। ओके, तो एनपीके हमें ज्यादा चाहिए होता है, तो एनपीके के कई अदर सोर्सेज भी हैं, ऑर्गेनिक सोर्सेज। ओके, तो इसलिए हम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। एनपीके के बाकी सोर्सेज जैसे एफवाईएम हो गया, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, जैसे क्रॉप रोटेशन हो गया, तो इन सारे सोर्सेज को यूज करके हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज टोटली सस्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल रिक्वायर्ड। कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होता है वर्मी कंपोस्टिंग में? फर्स्ट, वाटर चाहिए हमें। रेगुलर जो इंटरवल होता है उसमें हमने वाटर स्प्रे करना होता है उस पे, बेड पे। सेकंड जो है काउ डंग। ओके, जो काउ का वेस्ट मटेरियल है वो चाहिए, काउ डंग चाहिए। थर्ड जो है थैच रूप चाहिए कवर करने के लिए उसको। फोर्थ जो हमें मटेरियल है वो सॉइल और सैंड, मिट्टी चाहिए होती है हमें। फिफ्थ जो है वो है गनी बैग्स, उनको कलेक्ट करने के लिए हमें गनी बैग्स चाहिए। सिक्स, जो मेन हमारे अर्थवॉर्म्स हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं वेस्ट, जो काउडंग जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, तो अर्थवॉर्म्स हमें चाहिए। सेवन जो है वीड बायोमास, जो हमारे जो नदीन होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो हमें चाहिए क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स वो रिच क्वांटिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की वीड्स में। एट जो है एक बिन चाहिए जिसके अंदर हम ये सारा अपना वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो सेटअप करेंगे वो चाहे प्लास्टिक का हो सकता है या आप सीमेंट का टैंक भी बनवा सकते हो। नाइन्थ जो है ड्राई स्ट्रॉ चाहिए, जो सूखी हुई घास होती है और लीव्स होते हैं। ओके, तो वो ड्राई होने चाहिए, मीन्स सूखे हुए पत्ते चाहिए। टेंथ जो है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड्स एंड किचन, जो फील्ड से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होती है वो होनी चाहिए। और चाहे जो चाय पत्ती होती है यूज करने के बाद उसको भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, तो ये सारे जो मटेरियल हैं वो हमें चाहिए होंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने में। अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये सारे मटेरियल ये सारा आपके पास है तो आप वर्मी कंपोस्ट जो है बना सकते हो इजीली। नेक्स्ट, प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या होगा बनाने का? कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ कितना टाइम लगेगा, ओके, कब तक हम इसको प्रिपेयर करेंगे, तो ये सारा प्रोसीजर के अंदर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा स्टेप है टू प्रिपेयर कंपोस्ट, either प्लास्टिक और अ कंक्रीट टैंक कैन बी यूज। हम प्लास्टिक का टैंक भी यूज कर सकते हो, अपनी जितनी हमें वर्मी कंपोस्ट चाहिए इसके स्टैंडर्ड साइज भी होते हैं। ओके, तो लेकिन हम उसको एज ए प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का कोई टैंक भी यूज कर सकते हैं, या हमें जो सीमेंटेड टैंक है वो भी घर पे बनवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि हमने एज इसको कमर्शियल यूज करना है या हर साल हमने इसको बनाना ही है, तो फिर परमानेंटली जो कंक्रीट के टैंक है वो यूज कर सकते हैं। सेकेंड, द साइज ऑफ द टैंक डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये साइज जो होता है वो डिपेंड करता है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की, कितना ज्यादा आपने बनाना है। वैसे इसके कुछ स्टैंडर्ड्स जो साइज भी होते हैं जो कि बताते हैं कि इतना हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, इतनी हमें वर्मी कंपोस्ट जो है तैयार हो जाएगी इतने साइज में। थर्ड जो है कलेक्ट द बायोमास एंड प्लेस इट अंडर द सन फॉर 8 to 12 days। हमने सारा जो बायोमास है वो कलेक्ट कर लेना है, ओके, प्रिपेयर कर लेना है उसको, और 8 से
12 दिन उसको सन ड्राई करना है, धूप में रखना है उसको। फोर्थ जो है, नाउ चॉप इट टू द रिक्वायर्ड साइज यूजिंग द कटर। और इसको जो रॉ मटेरियल था, जो बायोमास था, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है बाय यूजिंग कटर। कटर की हेल्प से छोटे छोटे जो साइज है इसमें इनको कन्वर्ट कर लेना है। प्रिपेयर अ काउ डंग स्लरी एंड स्प्रिंकल इट ऑन द हीप ऑफ क्विक डिकम्पोजिशन। एक जो काउ डंग होता है ना, उसका घोल बनाकर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, इसके ऊपर उसका छिड़काव कर देना है, ताकि जो डीकम्पोजिशन है, उनके गलने की प्रोसेस थोड़ी सी इंक्रीज हो सके। ओके, तो काउ डंग जो है उसके ऊपर छिड़काव कर देना है काउ डंग का, ताकि जो उसके डीकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो इंक्रीज हो। जितनी जल्दी डीकम्पोज होगा उतनी जल्दी हमारी जो मेन्योर है वो प्रिपेयर होगी। सिक्स स्टेप जो है, एड अ लेयर 2 से 3 इंच की एक सॉइल की जो लेयर है उसका, उससे स्टार्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल बॉटम पे जो हमने कंक्रीट का टैंक बनाया है, जो जहाँ हमारा प्लास्टिक का टैंक है, तो बिल्कुल बॉटम पे हम 2 से 3 इंच की जो सॉइल की लेयर बनाएंगे, फर्स्ट लेयर होगी वो। नाउ प्रिपेयर फाइन बेडिंग बाय एडिंग पार्शियली डीकम्पोज्ड काउ डंग। अब जो काउ डंग है जो कि डीकम्पोज्ड है, उसको हम ऐड करेंगे। ड्राइड लीव्स एंड अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम फीड्स एंड किचन। जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, या फीड का कोई रेजिड्यू है या किचन का रेजिड्यू है, तो फिर हम उसकी लेयर को ऐड करेंगे। फर्स्ट लेयर सॉइल की होगी, और जो नेक्स्ट जो लेयर होगी वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट की होगी। नेक्स्ट, एट्थ, डिस्ट्रीब्यूट देम इवनली ऑन द सैंड लेयर। जो हमारी हमने लेयर बनाई थी सॉइल की, मिट्टी की फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर इसको सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ये सारा जो मटेरियल है। After adding all the bio waste, release the earthworm species over the mixture and cover the compost with dry straw and gunny bags. उसके बाद जो है, जब हमने सारा फिल कर दिया अपना वर्मी कंपोस्ट यूनिट को, पहली फर्स्ट लेयर सॉइल की थी और सेकंड लेयर जो थी वो बाकी के वेस्ट, बायो वेस्ट की थी, उसके बाद हमने उसमें अर्थवर्म्स छोड़ने हैं। ओके, अर्थवर्म्स छोड़ के, और उसके ऊपर हमने जो ड्राई स्ट्रॉ जो है या गनी बैग्स हैं, उनको उससे कवर कर देना है। ओके, नाउ अब जो है बिल्कुल नीचे सॉइल है, ऊपर हम बीच वाली जो लेयर है उसमें हमारा वेस्ट प्रोडक्ट और हमारे अर्थवर्म्स हैं, और बिल्कुल ऊपर जो है हमने उसको कवर करने के लिए ड्राई स्ट्रॉ रखी है या गनी बैग्स रखे हैं। 10th जो है, स्प्रिंकलर वाटर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू मेंटेन द मॉइस्चर कंटेंट। जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए हमने जो है वाटर के छिड़काव करते रहना है रेगुलर टाइम पे, ताकि वो ड्राई ना हो। और अर्थवर्म्स को भी वाटर वाटर चाहिए होता है, तो अर्थवर्म्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे रेगुलर टाइम पे। 11 जो है, कवर द टैंक टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ants, lizards, माउस, स्नेक्स। जो टैंक है ना उसका एक हमने अच्छा सा जो कवर करना है, ताकि कोई भी जो बाहर का कोई स्नेक वगैरह है, कोई चूहे, उनको नुकसान ना करें। तो कवर जो करना है उसको अच्छे से कवर करना है। 12 जो है, हैव ए फ्रीक्वेंट चेक टू अवॉइड द कंपोस्ट फ्रॉम ओवरहीटिंग। ज्यादा उसको कवर करके रखना है, जो सन से। ओके, सन शेड के लिए आप कोई शेड भी उसमें डाल सकते हो,
ताकि ज्यादा उसको गर्मी ना जाए। अगर ज्यादा गर्मी ओवरहीट हो जाता है हमारा यूनिट, तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो प्रिपेयर नहीं होगी, क्योंकि हमारे अर्थवॉर्म्स सरवाइव नहीं कर सकते ज्यादा टेम्परेचर में। ओके, तो ओवरहीट ना हो इसलिए उसको भी हमने, उसको शेड में होना चाहिए, जो वर्मी कंपोस्ट है ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे जो सन है उसका डायरेक्ट एक्सपोज ना हो, एक्सपोजर ना हो सन का, मींस ओवर हीटिंग से हमने बचाना है। थर्ड जो है, मेंटेन प्रॉपर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। वाटर हम प्रोवाइड करेंगे, उससे हम मॉइस्चर मेंटेन कर सकते हैं। और जो है टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमें उसको धूप से भी बचाना है। ओके, ज्यादा धूप ना पहुंचे वर्मी कंपोस्ट यूनिट तक, तो उसके लिए हमने वो अरेंजमेंट करना है। प्रोटेक्ट द कंपोस्ट फ्रॉम रेन वाटर एंड डायरेक्ट सनशाइन। प्रोटेक्ट करना है, अगर रेनफॉल होती है तो उससे जो है वाटर ज्यादा चला जाता है वर्मी कंपोस्ट में यूनिट में, तो हमारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो है वो खराब हो जाएगा। तो उसको रेन वाटर से भी बचाना पड़ेगा हमें। और जो डायरेक्ट सनशाइन है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो सीधा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए सन का, डायरेक्ट सनशाइन उस पे नहीं पड़नी चाहिए। ओके, तो दिस वाज द प्रोसीजर। एक से फर्स्ट से लेके हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट्स में हमने कवर किया कि प्रोसीजर क्या है। ओके, कैसे कैसे हम उसको बना सकते हैं। फर्स्ट लेयर सॉइल की होगी, फिर हमारी जो नेक्स्ट लेयर है वो होगी हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी। थर्ड जो लेयर है, उसके बाद हम उसमें अर्थवॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद जो है उसको कवर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट जो है वो है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं वर्मी कंपोस्ट के? वैसे तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, आपको पता ही है, लेकिन एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। फर्स्ट जो है, improve the physical structure of the soil and develop roots of the plants। फिजिकल स्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव करता है वर्मी कंपोस्ट सॉइल का, और रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो अरेंजमेंट है सॉइल का, सॉइल में जो प्रोपोर्शन है, सैंड सिल्ट क्ले ऑर्गेनिक मैटर, ओके, एयर एंड वाटर, ये सारा जो अरेंजमेंट है ये इसको ठीक करता है। ओके, सपोज अगर सॉइल में एयर नहीं है, वाटर नहीं है, तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना वो इम्बैलेंस्ड है। जैसे ही हम वर्मी कंपोस्ट को ऐड करते हैं, तो इसके जो पोर्स होते हैं वो, उनके पोर्स का साइज जो होता है वो मेंटेन हो जाता है, क्योंकि मिक्स हो जाती है जैसी सॉइल के साथ। तो जो पोर्स होते हैं ना, मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स, उनका जो साइज होता है ना वो मेंटेन हो जाता है। जैसे ही उनका साइज जो है वो उतना, जितना हमें जरूरत है उतना साइज होगा, उसमें एयर भी एंटर कर सकती है और वाटर भी। जब ये एयर और वाटर उसमें सॉइल में होते हैं, तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ना वो इम्प्रूव हो जाता है। जैसे ही फिजिकल स्ट्रक्चर जो इम्प्रूव होगा, तो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, रूट्स भी अच्छे से डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें स्पेस मिल जाती है ना डेवलपमेंट के लिए। अगर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं होगा, तो स्पेस ही नहीं मिलेगी रूट्स को डेवलप होने में, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर उन्हें स्पेस मिल रही है, अगर रूट्स को स्पेस जो है वो मिल रही है, तो उनकी जो डेवलपमेंट होगी वो अच्छी होगी, और हमारा प्लांट जो है वो भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो वर्मी कंपोस्ट की एप्लीकेशन जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी को मैनेज करती है, सॉइल की फिजिकल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है।
सेकंड, वर्मी कंपोस्टिंग इंक्रीज द फर्टिलिटी एंड वाटर रेजिस्टेंट ऑफ द सॉइल। ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। जैसे ही सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया तो फर्टिलिटी तो अपने आप ही इंक्रीज होगी। ओके, फर्टिलिटी क्या होती है कि कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कर रही है सॉइल, कितना पानी अवेलेबल प्रोवाइड कर रही है, कितनी एयर प्रोवाइड कर रही है प्लांट को। ओके, जब इसकी सॉइल की फिजिकल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है तो फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड जो है, हेल्प्स इन जर्मिनेशन, प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप यील्ड। जर्मिनेशन में हेल्प करती है। जर्मिनेशन में कैसे हेल्प करेगी कि क्योंकि स्टार्टिंग में जो है जब जर्मिनेट करेगा प्लांट, ओके, सीड से सीडलिंग में कन्वर्ट होगा, तो उसको कुछ स्पेस चाहिए होती है सॉइल में अपने रूट्स डेवलपमेंट के लिए, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। अगर सॉइल कंपैक्ट होती है तो अच्छे से उसको स्पेस नहीं मिलती। ओके, तो सॉइल के पार्ट्स में कुछ पोर्शन में जब वर्मी कंपोस्ट मिक्स होता है तो सॉइल और वर्मी कंपोस्ट में उतनी ज्यादा कंपैक्टनेस नहीं होती। ओके, जिसके कारण थोड़ा सा जो स्पेस है उसमें बच जाता है। तो उस स्पेस का यूज प्लांट्स अपने रूट्स डेवलपमेंट के लिए यूज करती हैं। ओके, सो इस वे में भी वर्मी कंपोस्ट जो है वो बहुत अच्छा है सॉइल के लिए और प्लांट ग्रोथ के लिए। अगर ग्रोथ अच्छे से होगी तो हमारी जो फाइनल यील्ड होगी वो भी अच्छी होगी, इकोनॉमिक की जो यील्ड होगी वो भी अच्छी होगी। फोर्थ जो है, नर्चर सॉइल विद प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स सच एज ऑक्सिन्स, जिबरिक एसिड। इसमें ऑक्सिन्स और जिबरिक एसिड भी होते हैं जो कि ग्रोथ रेगुलेटर बोले जाते हैं। तो सॉइल में जैसे ही ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्रीज होते हैं, ओके, तो जैसे ही जो ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐड होते हैं सॉइल में, तो वो प्लांट को जैसे ही हम सोइंग करते हैं सीड की, वैसे वैसे प्लांट को वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज करके प्लांट जो है अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनको प्रोवाइड कर दिए। ओके, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी उस सॉइल में जिसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स की अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट जो है, वर्मी कंपोस्टिंग टर्न्स द किचन वेस्ट एंड अदर ग्रीन वेस्ट इनटू डार्क न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। जो हमारा किचन का वेस्ट होता है और कोई और ग्रीन वेस्ट है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मेन्योर में। ओके, जिसका कि हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये भी एक क्योंकि हमने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका भी यूज कर लिया, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट भी जीरो हो गया और उसके चेंज में हमें जो कंपोस्ट भी मिल गई जो कि न्यूट्रिएंट रिच है। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इट मेंटेन हेल्दी सॉइल। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उनकी भी एक्टिविटी बढ़ जाती है जैसे ही हम वर्मी कंपोस्ट को ऐड करते हैं। ओके, तो इसलिए जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट के बहुत एडवांटेजेस है। वर्मी कंपोस्ट इज एन इको फ्रेंडली प्रोसेस दैट रिसाइकल्स ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट एंड ये एक इको फ्रेंडली प्रोसेस है। इको फ्रेंडली प्रोसेस कैसे होगी, क्योंकि जो हमारा ये साइकिल को मेंटेन रखती है, एक साइकिल बना होता है ना। जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट अप्लाई किया सॉइल में, वर्मी कंपोस्ट से जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी, जो हमें यील्ड मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। जो बाकी का स्ट्रॉ या बाकी का जो पोर्शन बच जाता है इकोनॉमिक यील्ड के बिना, उसका हम फिर दोबारा यूज करके उनसे हम फिर वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं।
ओके, इसको फिर सॉइल में ऐड कर सकते हैं। मींस ये जो हमारा साइकिल है ना वो कंप्लीट हो जाता है अर्थवर्म्स के यूज से, वर्मी कंपोस्ट के यूज से। तो इसलिए इसको एक इको फ्रेंडली प्रोसेस बोला जाता है कि इसमें जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का हम दोबारा यूज कर लिया। वर्मी कंपोस्ट से प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोथ करेंगे, यील्ड अच्छी होगी। ओके, जो बाकी की यील्ड है, इकोनॉमिक यील्ड है, वो हमने यूज कर ली, बाकी की यील्ड दोबारा हमने वर्मी कंपोस्ट में यूज करके उसको मेन्योर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो ये एक सर्कल जो है, साइकिल जो है एक कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर साइकिल इको साइकिल जो ये कंप्लीट हो रहा है तो इसको हम इको फ्रेंडली प्रोसेस बोलते हैं कि एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता इससे। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं? इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड टेक्स लॉन्ग एज 6 months to convert the organic matter into usable form। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ओके, जो कि 6 month का टाइम भी लेती है। ऑर्गेनिक मैटर को जो हमें अच्छी वर्मी कंपोस्ट जो है, अच्छी वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए 6 month का टाइम लेते हैं। ओके, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। सेकेंड, वर्मी कंपोस्टिंग इज हाई मेंटेनेंस। जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है उनका हमें मेंटेनेंस है वो उसकी ज्यादा होती है। हमें रैट्स से बचाना है, स्नेक्स से बचाना है, आंट्स से बचाना है। तो उसको शेड देनी है, डायरेक्ट सनशाइन ना उस पे जाए, तो उसकी जो मेंटेनेंस होती है ना वो हमें बहुत ज्यादा चाहिए। थर्ड जो है, द फीड हैज टू बी एडेड पीरियोडिकली एंड केयर शुड बी टेकन दैट द worms आर नॉट फ्लडेड विथ टू मच टू ईट। जो फीड होती है उसे उसमें उसे हमने डे वाइज, पीरियड वाइज हमें ऐड करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम फर्स्ट डे ही सारी जो अपनी जो फीड देनी है उसको, फर्स्ट डे ही उसको सारी फीड देनी। ओके, तो हमें जो फीड है वो पीरियोडिकली हमें उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। द विंड शुड नॉट बी टू ड्राई एंड टू वेट। हमें ये भी देखना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट है उसमें ज्यादा भी वाटर ऐड ना हो और कम भी ना हो। वाटर जो है, वाटर की अवेलेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। द मॉइस्चर लेवल नीड टू बी मॉनिटर पीरियोडिकली। हमें कुछ टाइम बाद जो उसका मॉइस्चर लेवल कितना है वो भी देखना पड़ता है। ओके, मींस जो ये सारी डिसएडवांटेज जो हैं वो यही है कि हमें उसका जो टेक केयर करनी है वो अच्छे से करनी है, ताकि जो है हम इजिली जो अपनी वर्मी कंपोस्ट जो हमारी कंपोस्ट है वो अच्छी कंपोस्ट हम ले सकें। इसलिए हमें जो उसकी टेक केयर करनी है वो अच्छे से करनी है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट